जो आज चैप्टर पढ़ेंगे एग्जामिनेशन है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग है। अब एग्जामिनेशन में हमने डिफरेंट एग्जामिनेशन करनी है। डिफरेंट एग्जामिनेशन मींस कंट्रोल एग्जामिनेशन में भी है। हम लाइक टोंग की एग्जामिनेशन करेंगे, चीक्स की एग्जामिनेशन करेंगे, पैलेट की एग्जामिनेशन करेंगे। इनमें फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है, वो हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस के बाद जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है वो हम बनाएंगे। इसमें फिर आप लोगों ने याद रखना है कि जो डायग्नोसिस के लिए जो स्टेप्स हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे पेशेंट की, फिर जो चीफ कंप्लेन पेशेंट का होगा वो चीफ कंप्लेन हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री जो होगी, फिर जो करंट मेडिकेशन की हिस्ट्री है, या इसके अलावा जो रेलिवेंट डेंटल हिस्ट्री है वो आप लोगों ने याद रखनी है इसमें। फिर विजुअल एंड मैनुअल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। फिर इसमें जो रेडियोग्राफ एग्जामिनेशन है वो हम परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा जो एडिशनल ब्लड शुगर जो टेस्ट होंगे या जो यूरिन के टेस्ट होंगे वो भी हमने परफॉर्म करने होंगे। फिर इसके बेसिस पे हमने कंसल्टेशन करनी है। इसके बेसिस पे हमने कंसल्टेशन फिजिशियन के साथ करनी है, या हमने डेंटल स्पेशलिस्ट के साथ जो है ना कंसल्टेशन करनी है। उसी कंसल्टेशन के बेसिस पे हम फिर जो है इम्प्रेशन लेंगे, और जो इम्प्रेशन हम लेंगे, इम्प्रेशन के बाद मॉडल बनाएंगे और उसके ऊपर डायग्नोसिस बनाएंगे, और डायग्नोसिस के बाद हम ट्रीटमेंट प्लानिंग करेंगे। अब जो जब भी हम पेशेंट को फर्स्ट मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो उसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी डेंटिस्ट के साथ जो हम जो पेशेंट के साथ जो हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन आपकी सिंपल अल्फाज में होनी चाहिए, एंड ट्रूथफुल मैनर में होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है कि जब भी आपने जनरल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है तो आपने सबसे पहले नाम पूछना है। इसके बाद आपने जो एज है या फाइल रिकॉर्ड नंबर है वो आपने पूछना है। एज की इम्पोर्टेंस ये है कि कुछ एजेस के डिमांड्स जो है वो डिफरेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल जो यंग एज के पेशेंट्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो एस्थेटिक ज़्यादा होती है, और जो ओल्ड एज के पेशेंट है उनकी डिमांड ज़्यादातर फंक्शनल डिमांड होती है। फिर रेस है, फिर सिक्स है। सिक्स सेम गोज़ फॉर द फीमेल्स की जो मेनली डिमांड होती है वो एस्थेटिक वाइज ज़्यादा होती है, और जो मेल्स पेशेंट की होती है तो फिर उनकी फंक्शनल डिमांड होती है। इस तरह से ऑक्यूपेशन का पूछना है, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, एंड प्रीवियस जो डेंटल हिस्ट्री है या जो डेंटिस्ट के साथ जो एक्सपीरियंस उनका होता है वो आपने पूछना है। साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन फिर करनी है। साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन हम 5 क्लासेस में करेंगे, या जो 5 इसके जो मेजर टाइप्स है इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट ने दिया है, एम हाउस क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है ये आप लोगों ने पढ़ना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अब इसमें जो सबसे पहला जो पेशेंट की जो टाइप्स है इसमें फिलोसॉफिकल पेशेंट्स है। अब फिलोसॉफिकल पेशेंट जो होंगे वो रेशनल पेशेंट होंगे सबसे। जो सेंसिबल पेशेंट है, जो कॉम पेशेंट है, या इसके अलावा जो डेंटिस्ट पे ट्रस्ट करते हैं, इसी को हम आइडियल पेशेंट कहते हैं। और इन्हीं पेशेंट की जो मैनेजमेंट है या जो इनकी जो प्रोग्नोसिस है वो बेस्ट प्रोग्नोसिस है, और आप लोगों ने याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो एग्जैक्टिंग पेशेंट है, एग्जैक्टिंग पेशेंट डिमांडिंग पेशेंट होते हैं। इनको आपने एक्सप्लेनेशन देनी होती है। इनकी मैनेजमेंट ये है कि आपने हर स्टेप्स में इनको एक्सप्लेनेशन देनी है, फिर हर स्टेप में एक्सप्लेनेशन भी देनी हुई। और डेंटिस्ट को जो है ना ये इस तरह के पेशेंट को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा पेशेंट की ज़रूरत होती है कि वो अपने अंदर पेशेंस लाए, टॉलरेट करे पेशेंट को, हर चीज़ को एक्सप्लेन करे, और जो है जो भी पेशेंट के डिमांड होंगे अब वो आपने पूरी करने हैं। इसके अलावा इनडिफरेंट पेशेंट की जो ख़ास बात होती है कि इनका इंटरेस्ट नहीं होता, इनकी मोटिवेशंस बहुत ही कम मोटिवेशन होती है। इनका जो सबसे बड़ा मसला होता है कि ये जो पेशेंट होंगे ये प्रोसीजर के टाइम्स फॉल्ट निकालेंगे, फिर डेंटिस्ट को ब्लेम करेंगे और इस तरह से मज़हब क्रिएट करेंगे। और इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो इनकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट आपने एजुकेशन से करनी है, कि इनको एजुकेट करना है, अपने डेंचर की इम्पोर्टेंस आपने बतानी है इनको। और अगर फिर भी वो एजुकेट नहीं हो रहे तो फिर आपने पोस्टपोन करना है, या जो है आपने ट्रीटमेंट से रिफ्यूज़ल करनी है। फिर जो हिस्टेरिकल पेशेंट है, ये हिस्टेरिकल पेशेंट मोस्टली इनमें सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से जो इनमें अनस्टेबिलिटी, इमोशनली या तो अनस्टेबल होंगे
इमोशनली अनस्टेबल भी हो सकते हैं, या जो मोस्ट एप्रीहेंसिव पेशेंट होंगे या एक्साइटेड पेशेंट होंगे, इनको हिस्टेरिकल पेशेंट कहलाएंगे। फिर हिस्टेरिकल पेशेंट में आपने ये करना है कि आपने इनको रेफरेंस देनी होती है कि फिजिशियन के पास जाएं, फिर फिजिशियन इनको इवाल्यूएट करेगा, फिर जब इनकी इवाल्यूएशन और ट्रीटमेंट हो जाती है, फिर नेक्स्ट आपने फिर डेंजर के ट्रीटमेंट पे जाना होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि इनको जब भी हमारे पास आए तो इनको हमने रेफरेंस इनके लिए इनको रेफ़र करना है, कंसल्टेशन करनी है किसी भी फिजिशियन के साथ, फिर उसके बाद इनकी ट्रीटमेंट प्लानिंग की हम शुरू करेंगे। फिर स्केप्टिकल पेशेंट है। स्केप्टिकल पेशेंट्स मीन जो द मोस्ट डाउटफुल पेशेंट होंगे, या इनके साथ जो कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, लाइक इनकी कोई पर्सनल ट्रेजिडी हो सकती है, या जिस तरह फॉर एग्जांपल क्लोज डेथ हुआ हो, या कोई फील्ड बिजनेस की वजह से इनकी जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो हो जाती है, फिर इनको आपने इमोशनल सपोर्ट देना होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है। फिर आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो देना है, तो आपने क्या करना है इसमें कि जेन्युइन काइंडनेस शो करनी है, आपने सिंपैथी से इनको ट्रीट करना है या सिंपैथी देनी है इन पेशेंट को, और इस तरह से आपने इन्हीं पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है, इनको ट्रीट करना है, अपने मोर इंटेंशंस देने हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है चीज़ें। फिर कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि फेवरेबल है किसी भी कंप्लीट डेंचर की ट्रीटमेंट में, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है। अब जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द डेंटिस्ट, ये होना चाहिए। प्रीवियस जो फेवरेबल एक्सपीरियंस विद द डेंटिस्ट वो अच्छा होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड इन एबिलिटी टू कॉप विद द चेंज। फिर पेशेंट की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। यूथ एंड गुड जनरल हेल्थ होना चाहिए। वेलिंग्स टू प्लेस द डॉक्टर्स इन गुड लर्निंग कैपेसिटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि माल एडॉप्टिव रिस्पॉन्स टू कंप्लीट डेंचर है, जिसकी वजह से डेंचर की जो ट्रीटमेंट है वो फेलियर की तरफ जा सकता है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है कि लेक ऑफ ट्रस्ट हो, पुअर कम्युनिकेशन हो, प्रीवियस नेगेटिव एक्सपीरियंस है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, पेशेंट को एंजाइटी है, और पेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। फिर जो पुअर हेल्थ है पेशेंट की है, या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, जो लर्निंग एबिलिटी है वो भी कमज़ोर है, या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है उनको। इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है कि हम स्टेप नंबर 2 पे चीफ कंप्लेन पेशेंट की रिकॉर्ड करेंगे। अब जो चीफ कंप्लेन की इम्पोर्टेंस क्या है, चीफ कंप्लेन की इम्पोर्टेंस ये है, तो इसमें आपने पेशेंट से पूछना ये है कि आप जो डेंचर की ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो वो क्यों करना चाहता है। अब इसमें दो ही रीज़न हो सकते हैं कि या तो वो एस्थेटिक डिमांड के लिए करेगा, पेशेंट के एस्थेटिक डिमांड्स होंगे, या जो पेशेंट के डिमांड्स होंगे वो मस्टिकेशन के होंगे। तो ये आप लोगों ने एड्रेस करने हैं कि कौन से डिमांड्स पेशेंट के ज़्यादा है, उसी की बेसिस पे आपने ट्रीटमेंट प्लान को लेके जाना है। इसके बाद जो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन है ये भी आप लोगों ने पूछने हैं कि पेशेंट से आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें, ताकि आपको पता चले कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक पेशेंट की एक्सपेक्टेशन है। अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है फिर आपने उनको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में लाने हैं, और इस तरह से फिर आपकी जो डेंचर ट्रीटमेंट है वो फेलियर की तरफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो आप लोगों ने पूछना है कि मेडिकल हिस्ट्री पूछें। मेडिकल हिस्ट्री में कुछ कंडीशंस है, लाइक फॉर एग्जांपल्स कि किसी भी पेशेंट को लाइक आपने पूछना ये है कि जो भी पेशेंट को जो मेडिकल डिजीज़ होंगे तो उनके बारे में आपने ज़रूर इसलिए पूछना होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट को कोई ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट इफेक्ट हो सकता है, या जो डेंटिस्ट की जनरल हेल्थ पे जो है इफेक्ट, डेंटिस्ट की जो जनरल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो वो आप लोगों ने उन चीज़ों के बारे में पूछना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसमिसिबल डिजीज़ के बारे में पूछना है, तो इसी के बेसिस पे फिर क्या होगा कि जो डेंटल टीम होगा उन्होंने सही प्रिकॉशन के साथ पेशेंट को ट्रीट करना होता है, और इस तरह से फिर जो डिज़ीज़ की जो ट्रांसमिशन फिर स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से मेडिकल कंसल्टेशन के बाद आप लोगों ने डिफरेंट डिजीज़ के बारे में पूछना है, जिस तरह के डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ में आप लोगों ने दो चीज़ याद रखनी है कि जब भी डायबिटीज़ का पेशेंट आए
और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हम प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी कर सकते हैं। अब प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी में जो प्रोटोकॉल्स है वो आप लोगों ने मेंटेन करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो वाउंड हीलिंग के जो प्रोटोकॉल्स है या जो इन्फेक्शन की जो स्प्रेडिंग है उसको आपने बिल्कुल प्रिवेंट करना है। तो आप लोगों ने ऐसे आप लोगों ने याद रखना है। बाकी जो डेंचर की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन डायबिटीज़ में नहीं है। आप डायबिटीज़ में ईजिली आप डेंचर दे सकते हो। अब कार्डियोवास्कुलर का कोई पेशेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल शॉर्ट अपॉइंटमेंट आप लोगों ने याद रखनी है कि देनी है कि कोई भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट के साथ आए, कोई भी पेशेंट इंजाइना के साथ हो, तो आप लोगों ने फिर अपॉइंटमेंट जो देनी है वो शॉर्ट अपॉइंटमेंट देनी है। और इसके साथ ही जो एंटीबायोटिक की प्रोफाइलेक्सिस करनी है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक की प्रोफाइलेक्सिस कौन सी डिजीज़ में करनी है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी कोई पेशेंट हो, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है या कॉन्जेनाइटल वाल्व डिसऑर्डर है, तो इन्हीं पेशेंट में फिर हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस भी करेंगे। इसके अलावा कि जो ब्लड प्रेशर जिस पेशेंट में इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, अगर वो मेडिसिन ले रहा है या मेडिकेशन उनकी कंटिन्यू है, तो फिर आप प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी भी कर सकते हो और आप जो डेंचर की तरफ भी जा सकते हो। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, आप लोग कर सकते हो डेंचर की जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिजीज़ ऑफ द जॉइंट। अब जॉइंट की जो ऑस्टियो लाइक फॉर एग्जांपल ऑस्टियो आर्थराइटिस है या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो मसले हैं, ये आप लोगों ने इसलिए रूल आउट करने हैं कि इसमें फिर हम क्या करेंगे कि इनमें स्पेशल ट्रे की फैब्रिकेशन होती है और जो इनका जॉ रिलेशन है वो रिकॉर्डिंग उनकी मुश्किल होती है। तो इसलिए हम फिर इनके लिए जो स्पेशल मेथड्स हैं वो यूज़ करेंगे। फिर डिजीज़ ऑफ द स्किन्स, लाइक फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को पिम्फीगस है, पिम्फीगस वल्गैरिस है या कोई भी इस तरह की पिम्फीगार्ड डिजीज़ है या पिम्फीगस वल्गैरिस है, तो इस तरह से स्किन डिजीज़ में फिर हम जब डेंचर देंगे तो वो डेंचर पेनफुल होगा, तो आप लोग फिर डेंचर नहीं दे सकते हो। तो इसलिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इसमें। सेम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में है कि कोई पेशेंट को बेल्स पाल्सी है, पार्किंसंस का डिजीज़ है, तो उसी पेशेंट को फिर मैनेज करना मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है डेंचर हम उसमें फिर नहीं दे सकते हैं। ओरल मेलिग्नेंसी है किसी पेशेंट को, तो ओरल मेलिग्नेंसी में हम जो है इसी पेशेंट को जब भी हम डेंचर देंगे तो डेंचर के नीचे क्या होगा कि ओरल मेलिग्नेंसी में मोस्ट कॉमनली अल्सर्स होंगे। उसी अल्सर्स की वजह से या तो अल्सर्स होंगे या जो मसल की टोनोसिटी होती है, ओरल मेलिग्नेंसी में मसल्स की टोनोसिटी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जो पेशेंट को और भी पेन वगैरह होगा। तो आप लोगों ने फिर पहले ओरल मेलिग्नेंसी को रूल आउट करना है, पहले उनको ट्रीट करना है। जब तक नॉर्मल हेल्थ ना मेंटेन हो तब तक आप लोगों ने ट्रीट नहीं करना है डेंचर के साथ। तो जब हेल्थ नॉर्मल हो जाए फिर उसके बाद आपने डेंचर देना है। ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है, कोई भी ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल जो कि ब्लड के साथ ट्रांसमिट हो सकता है, सलाइवा के साथ या स्पूटिंग के साथ, या इसके अलावा थ्रू एयर हो सकता है। तो उसमें आप लोगों ने फिर प्रिकॉशन यूज़ करने हैं कि फॉर एग्जांपल्स आप लोगों ने मास्क लगाना है और ये चीज़ें सारी करनी है। इसमें डबल मास्क और जो डबल ग्लव्स वगैरह करते हैं, और आप लोगों ने इम्प्रेशन लेते वक्त या इम्प्रेशन को जो प्रोटोकॉल्स है कि हाइपोक्लोराइड वगैरह में जो है इरिगेशन करनी है, फिर तो वो वाले प्रोटोकॉल हमने फिर अप्लाई करने होते हैं। फिर कोई पेशेंट अगर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है जिनको, तो उनमें फिर भी मुश्किल होता है कि आप कंप्लीट डेंचर की ट्रीटमेंट करें। तो इन्हीं जो मेडिकल हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस ये है कि आपने डिज़ीज़ को रूल आउट करना है उसी डिज़ीज़ के बेसिस पे कि कौन सी डिज़ीज़ में हम डेंचर दे सकते हैं, कौन सी डिज़ीज़ में हम डेंचर नहीं दे सकते, ये आप लोगों ने इसमें पढ़ना होता है। फिर मेडिकेशंस है कि कोई पेशेंट जो इंसुलिन ले रहा है डायबिटीज़ के लिए, तो ये कॉमन है आजकल। तो इसी की वजह से फिर क्या होगा कि या तो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो सकता है, या जो हम इंजेक्शन करते हैं लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन, तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन होगा, और हाइपोटेंशन की वजह से भी जो है शॉक में जा सकता है या अनकॉन्शियस हो सकता है। अब जो पेशेंट होगा आप लोगों ने रूल आउट करना है कि वो इंसुलिन जो है इंसुलिन के, तो फिर इन्हीं पेशेंट को आपने एजुकेट करना है कि
वो पेशेंट क्या करके आ जाएँ कि जब भी इंसुलिन का इंजेक्शन वो लगाएंगे तो उस इंजेक्शन के बाद उन्होंने खाना खा के आ जाना है। तो ये कुछ पेशेंट को इंस्ट्रक्शन आपने देनी होती है ताकि उसकी वजह से फिर आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो डिस्टर्ब ना हो। फिर अगर प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी हम करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी है, तो उसमें अगर पेशेंट की हिस्ट्री एंटीकोगुलेंट की हिस्ट्री है या एंटीप्लेटलेट की हिस्ट्री है, एस्पिरिन ले रहा है, डेकोमरेल ले रहा है, कॉमोडीन ले रहा है, इसके अलावा जो वारफरीन वगैरह भी ले रहा है एंटीकोगुलेंट्स है या एंटीप्लेटलेट एजेंट्स है, अगर वो ले रहा है तो फिर उसकी वजह से आपकी जो हीलिंग है वो प्रमोट नहीं होगी, जो प्लेटलेट प्लाक्स बनेंगे वो नहीं बनेंगे। तो इस की वजह से फिर आपने फिजिशियन के साथ कंसल्टेशन करनी है। फिजिशियन को आपने जब कंसल्ट करेंगे उसी के बाद आपने प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी परफॉर्म करनी है। इसके अलावा जो भी पेशेंट जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं या एंटी पार्किंसन ड्रग ले रहे हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, इन तीनों में आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो भी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो ज़ीरोस्टोमिया काज करते हैं और ज़ीरोस्टोमिया की वजह से फिर डेंजर की रिटेंशंस नहीं होगी। अब इसमें कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि वो ज़ीरोस्टोमिया नहीं काज करते, तो आप लोगों ने फिर उन्हीं की तरफ जो है प्रिस्क्रिप्शन उन्हीं की तरफ जाना है और फिजिशियन के साथ कंसल्टेशन करनी है कि ये ड्रग्स जो है जो हम चेंज कर रहे हैं या जो फिजिशियन चेंज कर रहा है तो उसके साथ आपने प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ जो है इनकी मेडिसिन या मेडिकेशन को चेंज करना होता है। फिर डेंटल हिस्ट्री लेनी है। अब डेंटल हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस ये है कि कोई पेशेंट लाइक फॉर एग्जांपल जिनको पेरिडोंटल डिजीज़ है, अब पेरिडोंटल डिजीज़ अगर किसी पेशेंट को पेरिडोंटल डिजीज़ है, पेरिडोंटल डिजीज़ की वजह से उनका टूथ लॉस हुआ है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो भी टूथ लॉस पेरिडोंटल डिजीज़ की वजह से होगा, तो आप लोगों ने याद रखना है कि उसमें जो रिजेस है तो रिजेस की हाइट जो है, रिज की जो हाइट है वो डिक्रीज़ होगी, या जो लू रिज की हाइट होगी तो जिसकी वजह से रिटेंशन वगैरह भी इफेक्ट होंगे। फिर नेक्स्ट जो आप लोगों ने दूसरी बात याद रखनी है इसमें कि एक तो रिज की रिजॉर्प्शन होगी, एंड नेक्स्ट आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो अगर फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर मोलर रीजन में पोस्टीरियर जो लोअर मोलर रीजन में अगर किसी भी टूथ की लॉस हो गई है बिकॉज ऑफ पेरिडोंटल डिजीजेस, तो इसी के ऑपोजिट जो टीथ होंगे यानी जो पोस्टीरियर मैक्सिलरी टीथ होंगे उनकी सुप्रा एरप्शन हो जाती है, और सुप्रा एरप्शन की वजह से फिर क्या होगा कि सुप्रा एरप्शन की वजह से ओवरहैंगिंग ट्यूबरोसिटी होगी, ओवरहैंगिंग ट्यूबरोसिटी होगी। तो फिर ओवरहैंगिंग ट्यूबरोसिटी की वजह से क्या होगा कि जो ओवरहैंगिंग ट्यूबरोसिटी की वजह से अंडरकट बनेंगे, और अंडरकट की वजह से फिर हम ऑक्लूजल प्लेन को जो है वो चौड़ा करेंगे, फिर ऑक्लूजल प्लेन की जो लेंथ कम होगी तो उसकी वजह से फिर डेंचर रॉकिंग वगैरह होगी। फिर एक्सपीरियंस विद द ओल्ड डेंचर्स, तो आप लोगों ने ये इसलिए आपने पूछना है कि जो भी पेशेंट प्रीवियस कंप्लेन के साथ आया है तो वो प्रीवियस कंप्लेन आपने पेशेंट की ख़त्म करनी है इसमें। और इसके अलावा एडेंचुलिज्म पीरियड्स आप लोगों ने मस्ट पूछना है। इसकी रीज़न ये है कि जितना पेशेंट पे जो है टाइम ज़्यादा गुजरा हो तो उसमें फिर रिजिस रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगी। अगर फ्रेशली जो है टूथ की एक्सट्रैक्शन हो गई है तो फिर उसी डेंचर का जो रिटेंशन होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम हुआ हो, जिसका बहुत ज़्यादा टाइम हुआ हो या जो ओल्ड डेंचर वियरर हो, तो उसके कंपैरिजन में जो न्यू डेंचर वियरर है तो वो उनकी रिटेंशन वगैरह अच्छी होगी। फिर इसके बाद आएंगे एक्स्ट्राऑर्डिनल एग्जामिनेशन पे। एक्स्ट्राऑर्डिनल एग्जामिनेशन में आपने जर्नल अपीयरेंस को देखना है। जर्नल अपीयरेंस में लाइक फॉर एग्जांपल्स आपने एनीमिया और जॉन्डिस वगैरह को रूल आउट करना होता है इसमें। कोई भी स्वेलिंग्स है या इसके अलावा कोई चीज़ है। फेशियल साइमेट्री फॉर्म्स एंड प्रोफाइल्स, इसमें जो है दो तरह की क्लासिफिकेशन है कि एक प्रोफाइल फेस फॉर्म है। प्रोफाइल फेस फॉर्म में जो नॉर्मल है, फिर रेट्रोग्नेथिक है, प्रोग्नेथिक। अब जो रेट्रोग्नेथिज्म है या प्रोग्नेथिज्म है वो मैंडिबल के बेसिस पे है कि अगर मैंडिबल शॉर्ट है, मैंडिबल स्मॉल है तो रेट्रोग्नेथिक है, अगर मैंडिबल जो है वो इनलार्ज्ड है तो प्रोग्नेथिक है।
सेम के जो दूसरा फ्रंटल फॉर्म है। अब फ्रंटल फॉर्म में आप लोगों ने याद रखना है कि ये हाउस फिश एंड फिशर की क्लासिफिकेशन है कि स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप है, फिर स्क्वायर टेपरेट शेप है, इन टेपरिंग है, इन ओवाइड शेप है। तो ये फेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन दो तरह से है कि एक लेटरल फेस की क्लासिफिकेशन है और एक फ्रंटल फेस की क्लासिफिकेशन है। जो फ्रंटल फेस की क्लासिफिकेशन है वो स्क्वायर टेपरिंग इन वाइड है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द लेटरल फेस फॉर्म मैंने आपको बताया कि नॉर्मल, रेट्रोग्नेटिक एंड प्रोग्नेटिक्स है। स्कैन का मैंने पहले ही बताया कि स्कैन में आप लोगों ने रूल आउट करनी है कि कोई पेशेंट एनीमिया का है, जॉन्डिस है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। कोई पेशेंट को रिंकल है तो रिंकल को भी आपने डिसअपियर करना है। फिर इस तरह से फिर नेक्स्ट ओरल में पल्पेशन करनी है। पल्पेशन में मेलिग्नेंसी को हम रूल आउट करेंगे, लिम्फ नोड की पल्पेशन करेंगे, फिर इसमें मेलिग्नेंसी रूल आउट करेंगे और साथ में कोई भी इन्फेक्शन की अगर स्प्रेड है तो वो भी रूल आउट करना है। तो हमने जो है लिम्फ नोड को क्या करना होगा कि लिम्फ नोड को एग्जामिन करना होगा। फिर लिप्स फॉर्म है। अब जो लिप्स फॉर्म है कि लिप्स की जो फॉर्म है शॉर्ट है, एवरेज है या लॉन्ग लिप्स है। इसके अलावा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है कि थिन लिप्स है या फुल जो थिक लिप है वो है। और इसके अलावा कॉम्पिटेंसी है कि इनकॉम्पिटेंट लिप्स है। अब जो शॉर्ट लिप्स है, एवरेज और लॉन्ग लिप्स है, तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखने हैं कि जो शॉर्ट लिप्स होंगे, शॉर्ट लिप्स में फिर इंसाइजल शो को आपने ज़्यादा रखना होता है और लॉन्ग लिप में इंसाइजल शो को आपने कम रखना होता है। तो जो शॉर्ट लिप्स होंगे उसमें डेंचर बेसिस भी जो है वो नज़र आएंगे, जबकि लॉन्ग लिप में फिर वो नज़र नहीं आएंगे। तो उन्हीं के बेसिस पे आपने फिर डेंचर की ट्रीटमेंट करनी है। अब जो लिप थिकनेस है, लिप थिकनेस में आप लोगों ने दो चीज़ याद रखनी है कि अगर थिन लिप्स है तो फिर जो एंटीरियर टिथ की जो पोजीशन होगी वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसकी रीज़न ये है कि जो थिन लिप्स है उसमें अगर थोड़ा सा भी एंटीरियर टिथ पोजीशन एबनॉर्मल हो तो फिर वो फ़ौरन ही नज़र आ जाएगा और इस तरह से फिर एस्थेटिक कंप्रोमाइज़ होगा। इस कंपेयर टू थिक लिप्स, जो थिक लिप होंगे उसमें फिर ये इशू नहीं होगा। फिर लिप्स की मोबिलिटी है। लिप्स की मोबिलिटी एक मोबाइल लिप्स है, फिर जो नॉर्मल मोबाइल है, फिर रिड्यूस्ड मोबिलिटी है, फिर पैरालाइज जो लिप्स हैं वो क्लास 3 में होंगे। फिर लिप की सपोर्ट्स हैं कि एडिक्वेटली सपोर्ट्स है कि इनएडिक्वेटली सपोर्ट है। तो जो सपोर्ट्स मोस्टली है तो वो टूथ की वजह से, लिप की सपोर्ट मोस्टली टूथ की वजह से है। तो फिर आपने ना ज़्यादा एक्सेसिव सपोर्ट देना होता है। अगर एक्सेसिव सपोर्ट देंगे तो भी एस्थेटिक कंप्रोमाइज़ होगा, एक्सेसिव फुलनेस आएगी और इनएडिक्वेट सपोर्ट की वजह से फिर जो है वो भी एस्थेटिक कंप्रोमाइज़ होंगे। नेक्स्ट स्माइल लाइंस और लिप लाइन को देखना है। स्माइल लाइंस एंड लिप लाइंस को देखना है कि स्माइल लाइंस और लिप लाइंस, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है कि गमी स्माइल है उनका, तो गमी स्माइल को आपने फिर क्या करना होता है कि जब भी उनको ट्रीट करेंगे तो उसमें हम फिर इंसाइजल शो को ज़्यादा रखेंगे और जो इंसाइजल शो जिसमें कम होगी तो वो फिर गम स्माइल नहीं होगा। फिर इस तरह से क्लासिफिकेशन है कि बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द लिप्स डिस्प्लेसमेंट ऑन द smiling, the patient is said to have the high smile lines and low smile line in normal or medium smile line। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। फिर इसके बाद न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशंस है कि इट माइट बी एक्सीलेंट क्लास 1 फेयर एंड पुअर। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि फिर आपने स्पीच की इवैल्यूएशन करनी है कि नॉर्मल है कि इम्पेयर्ड है। तो इसमें आप लोगों ने फिर डिफरेंट साउंड को प्रोनाउंस करना है पेशेंट से। अगर वो प्रोनाउंस कर सकता है तो इट मीन कि नॉर्मल है, अगर वो नहीं प्रोनाउंस कर सकता है तो इट मीन्स कि वो एबनॉर्मल है। फिर आप लोगों ने ये भी इसमें याद रखना है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की एग्जामिनेशन करेंगे। आप टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की एग्जामिनेशन हम इसलिए करेंगे कि अगर पेशेंट की माउथ ओपनिंग वो डिफ़िकल्ट हो रही है या पेशेंट की माउथ ओपनिंग नहीं हो रही है तो इट मीन्स कि पेशेंट की टीम जे में कोई प्रॉब्लम्स है। और इस तरह से फिर आपने उसको पहले रूल आउट करना होता है कि उसका रीज़न क्या है, फिर आप लोगों ने उसी के बेसिस पे जो है डेंचर देना होता है। नेक्स्ट इंट्राओरल एग्जामिनेशन है। इंट्राओरल एग्जामिनेशन में
फिर हम सारा वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन हम करेंगे।